मोस्टली अधिकांश आईएएस लोग क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट्स, ध्यान रखना, जिस दिन आप सिविल सर्विस ज्वाइन करेंगे उस दिन आपसे एक डॉक्यूमेंट भरवाया जाएगा। उससे पूछते हैं आपकी अभी तक की सारी चल अचल संपत्तियां कितनी हैं, ताकि अगले साल तुलना कर सके। वो उसी दिन भरवाते हैं, फॉर्म भर के देना पड़ता है कि मेरी कुल चल अचल संपत्तियां कितनी हैं। तो लोग क्या होता है कि जब आईएएस में ज्वाइन करते हैं उससे पहले सियाने हो जाते हैं, आपसी आदान प्रदान सियानेपन का हो ही जाता है। जितने लोगों ने ज्वाइन करना है सबका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सीनियर से बातचीत हो रही होती है, सीनियर्स बोलते हैं हमसे गलती हो गई तुम मत करना गलती, ध्यान रखना। फिर वो कहते हैं कि ऐसा करो, दिखा दो कि 100 तोले सोना है तुम्हारे पास और ये है और वो है। कह रहे भैया हमारे पास 100 ग्राम भी नहीं है, 100 तोले कहाँ से आएगा। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लिख दो कि है, माँ के पास है, माँ को नानी ने दिया था, नानी को उसकी माँ ने दिया था, ऐसे करके लिख दो। ऐसे करते करते घूमता घूमता आ रहा है। इससे क्या होगा, अभी तो सरकार तुम्हारे पास वैसे भी नहीं आएगी ढूंढने के लिए, तुम्हारे पास है ही कैसे ढूंढने आएगी सरकार। आईएएस ऑफिसर कहीं जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते सूखे में, वो वहीं जाते हैं जहां से कुछ मिलने की उम्मीद हो, देश का विकास करना है। तो ऐसे किसी के पास चले जाएंगे मुंह उठा के, ऐसे नहीं होता है। वो ठीक ठाक पहले देखते हैं किसके पास जाने से देश का विकास होगा, ऐसे जाते हैं। तो आपके पास 2-3 साल कोई आएगा नहीं, और 2-3-4 साल में सिविल सर्वेंट्स उतना इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं ये वही है, नानी वाला है, ये नानी जी ने दिया था, ये वही है। सरकार के लिए बड़ा चमक रहा है, इतना पुराना लग तो नहीं रहा। कहते हैं नहीं, बीच में एक्सचेंज हो गया था, पॉलिश करवा दिया था। हाँ, ये सब करके। और जिस जिस सिविल सर्वेंट का स्पाउस नौकरी नहीं करता है वो सब खेती करते हैं। इसका मतलब समझ गए आप लोग। अगर स्पाउस नौकरी करता है फिर तो फंस गया मामला, ये भी नौकरी वो भी नौकरी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर पेरेंट्स खेती कर लेते हैं, और यदि कोई स्पाउस नौकरी नहीं करता है तो उसकी खेती होती ही होती है। फिर उसके पास खेती की जमीन 10-20 एकड़ 50 एकड़ होती है, उसमें फसल लहलहाती है उसमें हमेशा। कई करोड़ रुपए की आय आती है खेती की इनकम से। अब खेती पे इनकम टैक्स होता नहीं है तो सब वाइट हो जाता है। तो सिविल सेवाओं में खेती की आय बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो देखिएगा आप लोग, लेकिन भारत सरकार की टेढ़ी नजर उस पर भी है। नरेंद्र मोदी लिस्ट मंगवाते हैं किस किस सिविल सर्वेंट के घर में खेती वाली आय आ रही है, वो बताओ जरा, उसी को खेत करते हैं फिर वो। ध्यान रखना। हाँ, आरटीआई से दिखवा सकते हैं, मेरे ख्याल से आरटीआई में इस पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप कह सकते हैं किस किस सिविल सेवा की खेती से आय हो रही है, बताओ। तो इलीगल फंडिंग में जो है वो है टेरर फंडिंग, आतंकवादी। खेती पर राज्य सरकार को इनकम टैक्स लगाने की शक्ति है, और राज्य सरकारें आमतौर पर ऐसा करती नहीं है। अगर आप हमारा संविधान में 7वीं अनुसूची देखेंगे तो उसमें राज्य सूची में लिखा हुआ है कि कृषिगत आय पर आयकर। तो जब भी एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा उसमें राज्य की भूमिका होगी, लेकिन राज्य उसमें नहीं लगाने की बड़ी वजह यह है कि खेती की आय से टैक्स लगाने में जो आप वसूलेंगे उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मीनिंगलेस है। चेक करना पड़ेगा मुझे, वो टैक्स नहीं होगा, वो कुछ और होगा, वो फीस होगी। देखो, फीस और टैक्स में एक अंतर होता है हमेशा। हमारे सुप्रीम कोर्ट का सिंपल फार्मूला है, एक आपने सुना है ये शब्द क्या होता है, ये फार्मूला है क्विड प्रो को या को। इसका मतलब होता है समथिंग फॉर द सेक ऑफ समथिंग, समथिंग अगेंस्ट समथिंग, कुछ के बदले कुछ। सिंपल फार्मूला है। अगर आप सरकार से कोई सुविधा लेते हैं उसके बदले कुछ देते हैं तो वो फीस है, वो टैक्स नहीं है। फीस का नियम है क्विड प्रो को, और टैक्स में ये नियम लागू नहीं होता है। तो यदि सरकार आपसे कहे कि आप साल भर अपने खेत में काम कर रहे हैं, आपकी जमीन सुरक्षित रहे, हम उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसकी एनुअल फीस ही आपको पे करनी पड़ेगी, वो टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का मतलब हुआ कि आपने साल भर में कितना खेती से कमाया, उस आय पर डिडक्शन हटाने के बाद आपने टैक्स पे किया, तो वो टैक्स जब लगेगा तब लगेगा। अभी तो आमतौर पर उसको अवॉइड ही करते हैं। कोई फीस होगी जिसका जिक्र आप कर रही हो। इलीगल फंडिंग में सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है, टेरर फंडिंग, यानी आतंकवादी गतिविधियों के लिए। और आपको पता ही है कि ऐसा एक ही देश दुनिया में है जो ऐसा काम करता है, वो हमारे पड़ोस में दुर्भाग्य से।
समाधान किसका? सोशल फंडिंग का। इसका तरीका वही है कि जो सोशल फंडिंग में ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो और सरकार की निगाह लगातार रहे। आमतौर पे जब सरकारें थोड़ा सा ध्यान कम देती हैं तब ये खतरे बढ़ जाते हैं। और एनजीओ वाली फंडिंग जो है लीगल तरीके से डिस्टेबलाइज करने के सारे काम वहां से हो जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि सरकार का एक विंग, इंटेलिजेंस का विंग लगातार उस फंडिंग पर काम करे, रिसर्च करे, एनालिसिस करे। एक ही सुझाव दीजिए कि सरकार का इंटेलिजेंस का विंग उस पर सतत रूप से काम करे, और कोई उसका तरीका है नहीं। और जब भी जरा भी डाउट हो, उसमें ये नहीं कि पहले साबित करेंगे, डाउट होते ही किसी एनजीओ को ब्लैकलिस्ट किया जा सके, जो रिसीविंग पार्टी है वो भी, और जो बाहर से फंड देने वाली पार्टी है उसको भी ब्लैकलिस्ट करने का ऑप्शन सरकार के पास होना चाहिए। और इतना सरकार के पास होता है क्योंकि जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है वो सरकार की निगाह के बिना, होम मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना हो नहीं सकती है। तो होम मिनिस्ट्री अगर सजग तरीके से ध्यान दे तो उन सारी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे होम मिनिस्ट्री है ज्यादा रिजिड है इस समय, लेकिन इन्होंने कंट्रोल तो किया ही है, तो ऐसा होना चाहिए।